इसमें मैंने ये बताया था, ये सबको समझ में आ गया था भाई ये क्या कहानी थी। ओके कोई O1 जो है ऑब्जेक्ट R1 टाइम्स हो रहा है, R2 टाइम्स, R3 टाइम्स। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, इनका अरेंजमेंट जैसे हम n फैक्टोरियल अपॉन में ये जो है ऑब्जेक्ट ये आइडेंटिकल है, तो इनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं एक रो में n ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो उनका अरेंजमेंट ये हो गया, वही आपके नंबर ऑफ टोटल सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स आ गए, और एक किसी स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी लिख ली। ठीक है, सभी के लिए प्रोबेबिलिटी सेम हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी तक किसी कोई डाउट? और मैंने आपसे बोला भी था लास्ट क्लास में, जहां तक मुझे ध्यान है, कि भाई प्रीवियस जो है पूरा एक बार रिवाइज करके आना, आगे की जो कहानी हम पढ़ेंगे उसके लिए। कौन सी कहानी बताई थी मैंने, आगे क्या आने वाला है, कुछ याद आ रहा है? टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। उससे पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है भाई? एक मिनट, वन नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अच्छा, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं है क्या यूट्यूब पे? कोई किसी का मैसेज आया है? ड्राइव पे। है ड्राइव? अच्छा, ड्राइव पर है। ओके, हाँ मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक से हम जब भी अब आएगा ना, हम यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है? ओके। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर इज 33। लेट इन अ सीरीज ऑफ 7 मैचेस, लिखेंगे लेट इन अ सीरीज ऑफ 7 मैचेस बिटवीन इंडिया एंड, ये क्वेश्चन करवा दिया तो बता देना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, probability of winning, losing or drawing a particular match is 1/4, 7/12, 1/6 respectively. क्या है? लेट इन a series of 7 matches between India and Australia, probability of winning, losing or drawing a particular match is 1/4, 7/12 and 1/6 respectively. Then find the probability that, then find the probability that, first part है, that India wins first 3 matches. India wins first 3 matches. तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? वन बाय फोर का क्यूब। बिल्कुल। टोटल 7 मैच हो रहे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ ये मैंने वर्ड मिसिंग कर दिया, इंडियन, probability of Indian winning, losing or drawing a particular match is 1/4, 7/12, 1/6 respectively. ठीक है?
तो फर्स्ट पार्ट में इंडिया वंस फर्स्ट 3 मैचेस, तो पहला मैच इंडिया के लिए जीतना चाहिए, दूसरा भी जीतना चाहिए, तीसरा भी जीतना चाहिए। तो चौथा क्या होगा? चौथा क्या हो सकता है भाई बताओ? कुछ भी लूज हो या सकता है। और कुछ भी हो बिल्कुल, सकता है। कुछ भी हो सकता है। वो लूज जीते हारे वहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने कंडीशन जो बोली है वो पहले 3 मैच की बोली है। तो पहला जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरा जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अच्छा, जो मैच होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ये क्लियर समझ में आना चाहिए भाई। पहला मैच का आउटकम दूसरे मैच के आउटकम से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। और एनी एनी मतलब देखो यहाँ पर या तो एक मैच में या तो एक जीत सकता है या हार सकता है या फिर ड्रॉ हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। क्या इनका सम 1 है क्या? देखो, है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जीते या हारे या उससे फर्क नहीं पड़ता। सो आंसर इज 4Q, दैट इज 64। ओके। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपसे बोल रहा है, लिखेंगे इंडिया wins first, second and fifth match while loses third, fourth, fifth match and draws seventh match. Then answer is okay. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बोला गया है कि फर्स्ट आपके पास टोटल कितने मैच हो रहे हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ मैच जीतना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ मैच जीतना चाहिए। वाइल लूजेस थर्ड, तीसरा हारेगा, चौथा हारेगा। यार फिफ्थ फिफ्थ 2 बार आ गया, क्या गड़बड़ी इसमें? इसको 6 सर वो कर लो। हाँ, इसको 6 कर लो। तो हारने वाले थर्ड, फोर्थ और 6, और सेवंथ जो है वो ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4, ये भी 1/4। हारने की प्रोबेबिलिटी 7/12, 7/12। फिर जीते 1/4, फिर हारे 7/12, और ड्रॉ हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। सो दिस इज योर आंसर। ओके। अब इसी में एक पार्ट और मैं लू कि if India wins 3 matches, loses 3 matches and drawn 1 match. ओके। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया 3 मैच जीतेगा, 3 हारेगा और 1 ड्रॉ होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि भाई 3 मैच जीत रहा है, 3 हार रहा है और 1 ड्रॉ हो रहा है। तो अब ये कैसे हो सकता है? वो हो सकता है इनका आपस में अरेंजमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्या ये सबको समझ में आया? ये तो हो गया आपके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम, और किसी एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है, विनिंग विनिंग विनिंग, तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लूजिंग की 7/12 है, कितनी बार आ रहा है? 3 बार, और ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी 1/6। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? सिंपल। सर ये नहीं समझे। ये समझ में नहीं आया? ये बताया तो गया था, लास्ट लेक्चर में थे। सर वो 7 फैक्टोरियल वाला एक बार बता दो। अच्छा ठीक, नहीं लास्ट लेक्चर में थे कि नहीं ये बताओ इसमें। हाँ सर था। अच्छा था, थे तो यार आ जाना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं।
भाई अब 3 मैच जीत रहा है, 3 हार रहा है और एक ड्रॉ हो रहा है, तो कितने तरीके से हो सकता है? जैसे एक केस मैंने ये लिखा, अब क्या हो सकता है भाई कि ये भी हो सकता है विनिंग विनिंग लूजिंग विनिंग लूजिंग लूजिंग ड्रॉ, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है विनिंग लूजिंग विनिंग फिर लूज विनिंग, ऐसे मतलब 3 जगह आपको कहीं भी जिताना है और 3 जगह हारना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये कितने तरीके से हो सकता है कि 3 W, ऐसे समझो 3 W 3 L और एक D का मैं 7 जगह परम्यूटेशन करा दूं, वही तो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे जिससे मैच का रिजल्ट आ सकता है। मतलब 3 मैच, 3 ड्रॉ, और सॉरी 1 ड्रॉ और 3 विंस और 3 लूजिंग। आई बात समझ में? तो इन 7 ऑब्जेक्ट को एक रो में बैठाने का तरीका, 7 फैक्टोरियल में 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब आया समझ में? हाँ सर। ओके, ठीक। यदि किसी को अभी भी डाउट हो लास्ट लेक्चर में जो नहीं था, ये वाला लेक्चर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग जरूर पढ़े। ये जो टॉपिक था, है ना, पहले इसको एक एग्जांपल लेके बताया था कि कहाँ कहाँ यूज करना है, और उसके बाद हमने थोड़ा डिटेल में इसको समझा था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग एक बार जरूर आप रिवाइज करना। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 33। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 34 लिखेंगे। लिखो। the probability of the probability of hitting a target by 3 men are the probability of hitting a target by 3 men are 1/2, 1/3, 1/4. By 3 men are 1/2, 1/3, 1/4. Then find the probability that then find the probability that one and only one of them then find the probability that one and only one of them will hit the target. One of them will hit the target when they fire simultaneously. When they fire simultaneously. फिर से एक बार रिपीट करूंगा. The probability of hitting a target by 3 men are 1/2, 1/3, 1/4. Then find the probability that one and only one of them will hit the target when they fire simultaneously. करो उस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं.
पहले का 11/24। ओके ठीक है, देखते हैं। पहले का 3/8। इसका 3/8 पहले 34 का। हाँ सर। ओके देखते हैं। तो मान लो तीन जो लोग हैं वो ए है, बी है, सी है, तीनों एक साथ फायर कर रहे हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर ए टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा, उसको बी और सी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी सी के जो हिट करने का जो चांसेस है वो इंडिपेंडेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके। तो अब उसने क्या बोला है कि एग्जैक्टली probability that one and only one of them hit the target, तो एग्जैक्टली वन हिट करे। इंडिपेंडेंट है तो आपका ए हिट करेगा और बी और सी हिट ना करे। ए हिट ना करे, बी हिट कर जाए, सी भी हिट ना करे, और ए और बी दोनों हिट ना करे और सी हिट कर जाए। बात समझ में आ रही है? तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के हिट करने की 1/3 है, तो नहीं करने की 2/3। ऐसे ही सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो नहीं करने की 3/4। ऐसे ए बार हाफ, बी 1/3, सी बार 3/4, प्लस ए बार हाफ, बी बार 2/3 और सी हो जाएगा 1/4। तो एलसीएम में नीचे तो आ गया 24, इधर हो गया 6, 3 9 और 2 11, 11/24। अगला क्वेश्चन 35। 2/5। ओके आंसर इज 2/5। कैसे किया भाई? और कैसे किया? किसने बताया 2/5? और बोलते ही नहीं हो यार, पता नहीं क्या दिक्कत। चलो ठीक है। द अनवाइज्ड डाई इज टॉस्ड until a number greater than 4 appears. ओके। तो एक डाई को कब तक थ्रो किया जाएगा? जब तक 4 से ज्यादा मतलब 5 और 6 आउटकम ना आ जाए, तो उसको हमने बोल दिया प्रोबेबिलिटी पी। तो 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6, दैट इज 1/3। तो 4 से ज्यादा नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 4/6, या फिर हम बोले 2/3। तो या तो 4 से ज्यादा होगा या 4 से कम होगा। तो दोनों का सम बन दिख रहा है आपको, ठीक है? तो आगे सुनिएगा कि जैसे ही 4 से ज्यादा आ गया, उसने क्या बोला है? डाई इज टॉस्ड until a number greater than 4 appears. What is the probability that an even number of tosses is needed? Okay. तो जैसे ही 4 से ज्यादा मतलब आउटकम 5 और 6 आया आपका, 5 या 6 कुछ भी आया है, उसके आगे फिर डाई टॉस नहीं, डाइस, ठीक है, डाई फिर थ्रो नहीं करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो हमसे बोला गया है कि इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ टॉसेस इन नीडेड। तो क्या हो सकता है कि 2 टॉस में चीजें खत्म हो जाए, या क्या हो सकता है 4 टॉस लगे, या फिर क्या लग सकता है 6 टॉस लगे, 8 10 12 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। बातें समझ में आ रही है? इसने क्या बोला कि इवन नंबर ऑफ टॉस लगनी चाहिए। तो 2 टॉस, 4 लगे, 6 लगे, 8 लगे, इवन नंबर तो समझते ही हैं, ठीक है?
तो भाई हमें 2 टॉस तक आपका गेम ले जाना है। इसका मतलब पहली पोजीशन में आउटकम आपका 1 से लेके 4 तक आ जाए, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी Q। फिर दूसरे प्लेस पे आपका 4 से ज्यादा आ जाए, मतलब P आ जाए, तो टॉस आपका सेकंड पे खत्म हो गई। कुछ लोग बोलेंगे सर पहले आप 4 से ज्यादा आउटकम ले आओ 5 6, और फिर ऐसा करो कि 1 से 4 तक आ जाए। पर जैसे ही 5 और 6 आया, आपका जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो रुक जाएगा, आप ऐसे समझो। तो एक टॉस पे रुक गया, हमें तो इवन नंबर ऑफ टॉस पे रुकना है। तो इधर भी पहले 3 पर मैं क्या करूंगा कि 5 6 के अलावा 1 से लेके 4 तक कुछ भी आ जाए, और फिर फोर्थ टॉस में 5 6 आ जाए। 6 केसेस में क्या होगा कि पहले 5 में 5 6 नहीं आए और 6th में 5 6 आ जाए आपका, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो ये आप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये एक आपकी जीपी है। जीपी बन गई क्या, इनफाइनाइट टर्म्स की, जिसका फर्स्ट टर्म क्यूपी और कॉमन रेशो क्या है, क्यू स्क्वायर। तो क्यू हमें पता है 1/2/3, पी कितना है 1/3, 1 माइनस ये हो जाएगा 4/9, तो 2/5 आ गया। ये सबको समझ में आया नहीं आया? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। कहाँ से समझ में नहीं आया तो बताओ। सर वो जो 2 4 6 केसेस बनाए वहां से। नहीं, ये तो हमने केसेस इसलिए बनाया है कि उसने क्या बोला है कि इवन नंबर ऑफ टॉसेस इज नीडेड। मतलब कितनी टॉस चाहिए, इवन नंबर मतलब क्या होता है, 2 टॉस, 4 टॉस, 6 टॉस, 8 टॉस, 10 टॉस। तो इतनी टॉस चाहिए, मतलब जैसे सेकंड गेम पे, सेकंड टॉस पे आपका गेम खत्म हो जाना चाहिए। तो वो कब कब होगा, जब पहले आपका आउटकम, और गेम कब खत्म हो रहा है, जब 4 से ज्यादा है, मतलब आउटकम 5 और 6 आ रहा है। तो 5 और 6 आउटकम आपका यहाँ आना चाहिए, और इससे पहले 5 6 आ गया तो गेम वन पे जो गेम है पहले टॉस पे ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले पे 5 6, क्यू किसकी प्रोबेबिलिटी थी, 1 से 4 तक के आउटकम की, 5 किसके लिए, 5 और 6 के लिए। तो 1 से 4 तक कोई भी आउटकम आ जाए, फिर 5 6 आ जाए, दूसरे टॉस में खत्म हो गया। फिर 1 से 4 आउटकम पहले 3 टॉस में आ जाए, चौथे टॉस में 5 6 आ जाए। तो जैसे ही 5 6 आया आपका गेम रुक जाएगा। अब आई बात समझ में? यस सर अब क्लियर है। Okay. Now next question is 36. In a class, लिखते जाना है, 30% students fails in physics, 20% in maths, देख रहे हो मैथ्स में हमेशा कम फेल होते हैं, एंड 10% fails in physics and maths both. ठीक है? Then what is the probability? Then what is the probability that if he or she fails in physics, then he or she will also fail in maths. One by three. Okay, एक और क्वेश्चन, if A and B
are such that probability of A given B is half, probability of B given A is 1 by 4, and probability of A intersection B is 0.12. Then find PA and PB, and also PA intersection B dash. दोनों क्वेश्चन में कुछ 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, करो। हाँ, ओके। आपसे इस केस में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ स्टूडेंट फेल्स इन फिजिक्स देन he or she will also fail in maths। तो आपसे बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, कि फिजिक्स में तो वो फेल हो रहा है और फिजिक्स में फेल हो रहा है, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मैथ्स में भी फेल हो जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब आपको ये दे रखा है कि फिजिक्स में वो फेल हो रहा है, उसके बाद आप ये बताओ कि वो मैथ्स में फेल होगा। तो ये पूछा गया आपसे। सो दिस इज मैथमेटिकली इसको देख सकते हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स और ये कितना दे रखा है 1/10, और फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 3/10, so that is equals to 1/3 is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are such that probability of A given B half दे रखा है, ये दे रखा है 1/4, then A intersection B is equals to this, then probability of A B, और ये बताना है सब, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा probability of A intersection B अपॉन में probability of B, सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो probability of B हो जाएगा 2 times intersection B, तो 12 दूनी 24, 0.24। ओके, तो ये आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए नहीं बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यहाँ से निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख दूं मैं, या इसको लिखेंगे हम इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 4 टाइम्स इंटरसेक्शन, कितना हो गया, 12 चौको 48, तो पी ए पी बी आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ओनली ए, तो वो हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए आपको कितना है 0.4 है, 0.36। और ए इंटरसेक्शन 0.12, तो ये हो जाएगा 0.36। ओके, नाउ अगली कहानी। सर वो लिखना बाकी था। टोटल, ओके, वन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, लिख लो। हो गया सर। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या क्या होगा पहले तो, ओके, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट, लिखो लिखो तुम लोग, लेट E1 E2, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, है ना।
इससे रिलेटेड और आगे हम एक दो टॉपिक पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एडवांस में, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। E1 E2 E3 En आर एन म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑफ सेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, पूरा लिखो। लेट E1 E2 E3 En आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड set of exhaustive set of events are n mutually exclusive and set of exhaustive events. Set of exhaustive set of events, ठीक है। And E, event E is also defined in the same sample space. Sample space क्या क्या बोला गया है। E1 E2 En जो है आपके सारे हमने क्या ले लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेट ऑफ एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब किसी भी EI में E1 E2 इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं रहेगा और ये पूरा का पूरा आपका सैंपल स्पेस बनाएगा। क्या ये सबको समझ में आता है? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो उसके बाद क्या बोला गया है, और इवेंट ई भी इसी सेम सैंपल स्पेस में हमने डिफाइन किया गया है। तो देखो ये आपका हो गया E1, ध्यान से समझते जाना। E1 ये हमने लिया E2, E2 मतलब E1 मतलब ये पूरा ये वाला रीजन, E2 मतलब ये वाला, ठीक है। ये E3 और ऐसे ही आपका चलता रहेगा। बीच में कुछ आया आपका E क्या आया मान लो, और ये हो गया आपका लास्ट वाला En, ठीक है। ये आपके n, अब देख सकते हो कि ये जो है E1 से लेके En तक कोई भी कॉमन नहीं है और पूरा सैंपल स्पेस भी कवर कर रहा है, तो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हो गए, ठीक। अब इवेंट ई भी हमने इसी में लिया है, इवेंट ई भी हमने यही लिया हुआ है, ठीक है। इवेंट ई किस हिसाब से लिया गया है, ध्यान से सुनते जाना। ये इवेंट ई है आपका, कौन सा, ये जो मैंने बनाया ये, ओके। तो अब मुझे बताओ इवेंट ई कब कब हो सकता है, मतलब आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई आपका इवेंट कब कब हो सकता है। ई कब कब हो सकता है, जब E1 में भी उसका कुछ कॉमन रीजन आ रहा है, E2 में भी आ रहा है, E3 में भी आ रहा है, जब EK में भी सारे आ रहा है। इवेंट होंगे तब। हाँ, नहीं तो मतलब यदि ई की प्रोबेबिलिटी लिखूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूरा ई आ क्या हो सकता है कि ई का जो कुछ पोर्शन है E1 में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 प्लस उसका कुछ पोर्शन E2 में भी है, तो ई का इंटरसेक्शन E2 के साथ। ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन EK, के में भी कुछ है, ऐसे ही एन तक जाएगा ये। क्या ये सबको बात समझ में आती है? क्योंकि जो यदि मैं इंटरसेक्शन लेके लिखूं तो पूरा आपका सेट ई नहीं आ गया, वही उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना भी है। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा कि ई जो है E1 में भी कुछ पार्ट है, E2 में भी कुछ पार्ट है उसका, E3 में भी कुछ पार्ट है, समझ में आ रहा है, En में भी कुछ पार्ट है। तो सब कुछ में ई का इंटरसेक्शन E1 E2 E3 En के साथ ले लूं और उसको ऐड कर दूं तो पूरा आपका सेट ई नहीं बन रहा है, ये भी पार्ट भी आ जाएगा, तो पूरा आपका सेट ई आ रहा है। उसी की प्रोबेबिलिटी तो हमें बतानी है, ओके। अब हम कुछ इससे पहले पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1
को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E, ये भी हो सकता है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? अरे बोलो। Yes, sir. सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, सिंपल ही है। और यदि मैं यहाँ E1 की जगह K लिख दूं तो K के लिए हो जाएगा ये सेम का। तो इसको आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E के, वेयर K कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके N तक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E के को हम, K क्या है आपका, कोई kth इवेंट है। Okay, so this can be written as probability of K1 to N. This can be written as this also. तो probability of EK into probability of E given EK। अभी आप मैथमेटिकली समझो इसका मतलब क्या है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, तो इसको यदि मैं एक्सपेंड करूं या K की वैल्यू 1 डालूं तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of E given E1 has already occurred. Similarly, probability of event 2 where then probability of event E when event 2 has already occurred and so on. कहां तक चलेगा ये, nth इवेंट की प्रोबेबिलिटी देन E की प्रोबेबिलिटी जब आपका nth इवेंट हो चुका है तब। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E, जो कि आपको याद रखना है। ओके, यही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। अब इसको यदि हम समझे तो ये क्या बोलना चाह रहा है, 1 बाय 1 देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मैं लिखवा भी देता हूँ कुछ कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हुआ, कोई इवेंट E होने की प्रोबेबिलिटी। अब इवेंट E जो है, सुनना ध्यान से, कि E1 कोई इवेंट E1 है तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि इवेंट E1 होने की प्रोबेबिलिटी, अब इवेंट E1 हो गया है उस समय इवेंट E की प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप कुछ ऐसे याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ई जो कोई भी इवेंट है वो अलग अलग रास्तों से हो रहा है। मतलब एक रास्ता आपका कि ये हो जाए, दूसरा रास्ता कि इवेंट 2 हो जाए, तीसरा रास्ता इवेंट 3 हो जाए, केथ रास्ता इवेंट के हो जाए, ऐसा ही nth रास्ता कि जब इवेंट n हो जाए। तो ये है प्रोबेबिलिटी दैट पाथ वन इज यूज्ड। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि E की प्रोबेबिलिटी में आपने पाथ 1 यूज किया और पाथ 1 यूज करने के बाद E की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1, मतलब आप रास्ते 1 से गए तो उस पाथ 1 के बाद E की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E थ्रू प्रोबेबिलिटी थ्रू E1। ऐसे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट पाथ 2 इज यूज्ड एंड देन पाथ 2 आपने यूज किया तब E के होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही हम इसको याद रखेंगे। समझ में आया किसी को कोई डाउट, फील आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो? किसी को डाउट हो तो पूछो, और कुछ हल्का हल्का समझ में आ रहा है तो पूरा समझ में इस क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 लिखेंगे सभी लोग। लेट 3 boxes A B C, let 3 boxes A B C are given where A contains 3 red and 7 black, B contains
4 red and 6 black. C, 5 red and 5 black. Okay, now आगे लिखेंगे now a die is rolled now a die is rolled and if outcome is less than 2, then one ball from A is selected or if outcome is 2, 3, 4, then one ball from B is selected. Otherwise, one ball from C is selected. C is selected. Then find the probability that selected ball is red. ओके, लिखना सबका हो गया। तो ये अलग क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आगे के, आप खुद से अटेम्प्ट करना, बट ये क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, वन बाय वन। तीन बॉक्स है आपके पास ए बी सी, ठीक है, और एक बॉक्स में ए में 3 रेड 7 ब्लैक बॉल है, दूसरे में 4 रेड 6 ब्लैक बॉल, देन 5 रेड 5 ब्लैक बॉल। नाउ अ डाई इज रोल्ड एंड इफ आउटकम इज लेस देन 2, देन वन बॉल फ्रॉम ए इज सेलेक्टेड एंड इफ आउटकम इज 2, 3, 4, ओके, वन बॉल ड्रॉन फ्रॉम बी इज सेलेक्टेड, अदरवाइज वन बॉल फ्रॉम सी इज सेलेक्टेड, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड। तो ओवरऑल हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है कि बॉल कौन सी आनी चाहिए, रेड बॉल। तो सबसे पहले तो आप देखो आपके पास कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। तो बॉक्स ए में जो है 3 रेड और 7 ब्लैक। बॉक्स नंबर 2 की हम बात करें तो 4 रेड और 6 ब्लैक। बॉक्स नंबर 3 की हम बात करें बॉक्स नंबर सी की तो 5 रेड एंड 5 ब्लैक। हमें यहाँ पर जैसे अब इसको ऊपर से देखो तो आपसे जो पूछा गया इवेंट ई क्या है कि रेड बॉल आना। इवेंट ई क्या है कि रेड बॉल आना, मतलब रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको मैंने कुछ ऐसे ये पाथ करके समझाया गया है ना। तो रेड बॉल कहां कहां से आ सकती है, समझ लो कौन कौन से रास्ते हैं आपके पास, कि बॉक्स ए से भी आ सकती है, बी से भी आ सकती है और सी से भी आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होता है कि भाई जो अलग अलग रास्ते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लिखो। क्या था कि अलग अलग जो रास्ते हैं आपके पास
उनकी प्रोबेबिलिटी लिखना होता है। देन उन रास्तों को यूज करने के बाद जो इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर बॉक्स ए को हम ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है क्या होगी? बॉक्स ए को हम ले, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। 1/6। ये आपका पाथ 1 हो गया। अब रेड बॉल में बॉक्स 2 से भी ले सकता हूं, तो ये दूसरा रास्ता हो गया आपका। सी बॉक्स से भी ले सकता हूं, तो ये आपका तीसरा रास्ता हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में ना इस टाइप का डायग्राम बनाना, अभी समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो पाथ 1 मतलब बॉक्स ए को सेलेक्ट कब करेंगे? अब यहाँ पर जो बॉक्स का सिलेक्शन है, अब ऐसे मत बोलना कि भाई 3 बॉक्स है तो 3 में से कोई भी एक उठाने का तरीका 1/3 है। यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है। बॉक्स को लेने के लिए आपको डाइस को रोल करनी पड़ेगी। बॉक्स को रोल करने के लिए एक डाई को रोल करना पड़ रहा है आपको। तो आउटकम 2 से कम मतलब 1 हो गया, तो वो ए बॉक्स लेंगे, मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी के साथ। और बी कब लेंगे? जब आउटकम 2, 3, 4 हो, मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी 3/6। और अदरवाइज मतलब आपके पास आउटकम कौन सा बचता है? 5, 6, दैट इज 2/6। मतलब ये कंफर्म है कि इन तीनों रास्ते से ही आपको जाना है। मतलब ये 3 बॉक्स ही दे रखे, चौथे बॉक्स की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, मतलब इसके बाहर नहीं जा रहे हो आप। ओके, तो ये तो हो गया भाई तीनों रास्तों की प्रोबेबिलिटी। अब हमें जो चाहिए इवेंट, वो क्या चाहिए कि बॉल क्या चाहिए हमें? ड्रॉन बॉल क्या चाहिए हमें? ड्रॉन बॉल इज रेड। तो ड्रॉन बॉल आपको रेड चाहिए, तो वो बॉक्स ए से भी ले सकता हूं। तो बॉक्स ए से रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/10। अब ये ऊपर वाला भूल जाओ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ए बॉक्स है, उसमें से सिर्फ रेड बॉल लेनी है, तो प्रोबेबिलिटी 3/10। सिमिलरली बॉक्स बी से रेड बॉल लू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/10। सी से मैं रेड बॉल लू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी? वो जो मैंने ऊपर लिखा था, आप वहां भी जा सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। ये सब बड़ा मतलब बोर्ड वोर्ड में आए ना, तो ऐसे लिख के समझाना उनको, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये देख के ही वो मार्क्स दे देंगे, है ना। हमें तो जेई के हिसाब से यदि देखे तो पूरा ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो रेड बॉल आने के लिए तो सबसे पहले रास्ता 1, कौन सा रास्ता आप यूज कर रहे हो? ये वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। अब रास्ते 1 से आए, मतलब बॉक्स ए आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद इवेंट ई। इवेंट ई मतलब किसको बोला गया यहाँ पर? रेड बॉल होना। तो रास्ता 1 के बाद रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/10। सिमिलरली रास्ता 2 यूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/6। एंड देन फिर उसके बाद रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी 4/10, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा रास्ता आपके पास 2/6 है, फिर उसके बाद रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी 5/10। ये आपका आंसर हो गया। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 60 और ऊपर 10, 12 और 3 15, 25, 25/60। तो हमेशा आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में यही करेंगे कि आप जो पाथ है वो बनाओ, उसके बाद पाथ यूज कर लिया, उसके बाद जो आपसे पूछा गया इवेंट ही उसकी प्रोबेबिलिटी। तो एंड में हम क्या करेंगे, जो पाथ आप यूज कर रहे हो उसके बाद जो इवेंट ई आने की प्रोबेबिलिटी को, मल्टीप्लिकेशन को ऐड करते जाओ आप बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, नोट डाउन। ओके, A goes from, अच्छा लिखो, R goes from home to office, home to office लिख देता हूँ।
from home to office using train, bus, or auto with respective probabilities 0.3, 0.5 and 0.2. अच्छा, ऊपर एक बात यदि हम करें तो यहाँ पर मैंने बोला था कि टोटल प्रोबेबिलिटी में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो, यहाँ लिखाया था ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ Yes, एग्जॉस्टिव sir. इवेंट्स। तो इस क्वेश्चन में ऐसा है क्या? है सर. बिल्कुल है, क्योंकि आप बॉल या तो यहाँ से यदि रेड बॉल निकाले तो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 3 बॉक्स में से एक ही से निकलेंगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और ये भी कंफर्म है कि जो बॉल जो भी निकलेगी रेड आपकी इन तीनों बॉक्स के बाहर नहीं जाएगी, तो ये भी हो गया कि सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। ठीक है, R goes from home to office using train, bus or auto with respective probability 0.2, 0.5 and 0.2 if लिखेंगे if he uses train, then the probability, if he uses train, then the probability that he or he will be late is 0.2 and the corresponding probabilities for bus and auto are 0.7 and 0.2. Now find the probability. Now find the probability that he reaches office in time. बताओ भाई। Zero point 0.55. Yes, answer is 0.55. Okay,
R goes from home to office using train, bus और ऑटो, ठीक है, विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5 एंड 0.2। अब यहाँ पर आप देखो तो इन प्रोबेबिलिटी का सम, सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1। मतलब यदि वो जा रहा है तो बस ये तीनों के तीनों ही रास्ते या तीनों के तीनों ही आप जो क्या बोल सकते हैं इसको, तीन ही तरीके से जा सकता है, या तो ट्रेन ले सकता है या बस ले सकता है या ऑटो ले सकता है। कुछ बोले कि सर इसके अलावा कोई हो सकता है, तो नहीं होगा। हम वो कैसे बता पा रहे हैं, यहाँ से इसको देख के कि वो और कोई रास्ता नहीं पकड़ेगा इन तीन के अलावा, पहली बात तो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया, ठीक है। दूसरी बात, क्या आर एक साथ ट्रेन और बस दोनों में जा सकता है क्या, कि भाई आर तुम ही बताओ नहीं एक sir. साथ है? ऐसा तो नहीं कि No, आधा sir. पार्ट तुमने अपना ट्रेन में रख दिया, आधा बस में रख दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। No, नहीं। तो वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। ओके, देन if he uses train then the probability that he will be late is 0.2। ओके, यदि ट्रेन लेता है वो तो 0.2 प्रोबेबिलिटी के साथ वो लेट पहुंचेगा, और यदि बस यूज करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.7, और ऑटो यूज करता है तो 0.2। अब यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी का सम 0.2, 0.7, 0.2, ये 1.1 हो रहा है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि नहीं ट्रेन, sir. हाँ, तो ट्रेन बस और ऑटो से वो लेट पहुंचे, उनका सम 1 हो या ना हो, यहां पर कोई सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है। तो देन अब उसके बाद क्या बताना है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेस ऑफिस इन टाइम। हमें दे रखा है लेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि वो लेट पहुंचे, अरे लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल 1 ली minus तो, probability of हाँ late. बिल्कुल। तो आपके पास जो रास्ते हैं, पहले तो कौन कौन सा रास्ता यूज कर रहा है वो, ट्रेन, भाई जो आपको बताया गया है वही बनाओ तो समझ में थोड़ा। पहला तो ट्रेन, ट्रेन यूज करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। देन बस यूज करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.5, एंड देन ऑटो, ऑटो यूज करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, ठीक है। अब इवेंट ई हमने लिया, इवेंट ई किसको बोल रहे हैं हम, कि दैट ही Reaching office in time. नहीं लेट, दैट ही रीचेस ऑफिस लेट, लेट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम, है ना, क्योंकि हमें जो दे रखा है वो लेट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। कहाँ गया यार ये, हाँ, तो ट्रेन यूज कर रहा है तो उसके बाद ट्रेन से गया और वो ऑफिस लेट पहुंचे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.2। बस यूज किया उसके बाद वो लेट पहुंचे, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7, और ऑटो यूज किया और वो लेट पहुंचे, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2। कुछ लोग यहाँ पर ऑन टाइम करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो, क्योंकि ऑन टाइम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.7, वैसे भी कर सकते हो। तो आपसे जो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट किसको बोला है मैंने, कि वो लेट पहुंच रहा है, तो लेट वो ट्रेन से पहुंच सकता है, तो आप कौन कौन सा रास्ता यूज कर सकते हो, ये वाला, मतलब ट्रेन से वो जाए और लेट पहुंचे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब पहले तो ट्रेन वो ले और ट्रेन लेने के बाद वो लेट पहुंचे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। ऐसे ही वो बस से जाए और फिर लेट पहुंचे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही वो ऑटो से जाए और फिर लेट पहुंचे, तो ये आपका आ गया 0.06, 0.35 और ये हो गया 0.4, तो ये कितना निकल के आ गया आपका 0.04, तो 0.45 आ गया ये। तो लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.45। So then probability that he reaches in time, वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस लेट की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.55। क्या सभी को समझ में आया, Yes sir. ओके। हाँ सर। तो अगली कहानी फिर देखो, अगली कहानी भी इसी से रिलेटेड है, पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी से, बस थोड़ा इसका एक्सटेंशन है, और उसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम। आगे मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें बेस थ्योरम लगा दो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना, नाम भी याद रखना है और याद हो भी जाएगा।
बेस थ्योरम, ये क्या है? बेस थ्योरम जो है, सबसे पहली बात तो टोटल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है, ऐसे समझो। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या है? देखो, हमने आपको अभी बताया था कि E1, E2, EK और En तक, ये सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जॉस्ट सेट ऑफ इवेंट्स है। ओके, इवेंट ई हमने डिफाइन किया था जिसका कंट्रीब्यूशन सभी में लगभग लगभग था, है ना? किसी में नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी उस केस में। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पे आ रहा है कि कनेक्शन अनस्टेबल है थोड़ा। ठीक आ रही है आवाज? ठीक है भाई, यदि गड़बड़ हो तो बता दिया करना। ओके, तो ये इवेंट हमने ई लिया था, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने लिखी थी, क्या लिखी थी भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 ER या EK, K1 से लेके N तक गए थे। और इसी को फिर लिखा था कि भाई आपने केथ रास्ता यूज किया, और केथ रास्ता यूज करने के बाद, अब इसको ऐसे याद रखो तो आपको याद रहेगा, केथ रास्ता यूज करने के बाद इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, और रास्ते यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, 1 से लेके N तक सारे रास्ते हो रहे हैं, ठीक है? तो वेस्ट थ्योरम क्या बोलता है आपसे? बेस थ्योरम ये बोलता है कि भाई आपने इवेंट ई तो कर दिया, आपका इवेंट ई तो आ गया है, इवेंट ई अब ये बताओ कि वो किसी केथ रास्ते से आया है। नहीं, यही बात समझ रहे? क्या बोल रहा है वो? फिर से एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपका इवेंट ई तो आपने, यार ये क्या हुआ था, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। 1 मिनट, आवाज ठीक आ रही है अभी? स्क्रीन ठीक हाँ दिख रही है? सर। ओके, ठीक। Yes, sir. Sir. ओके, 1 मिनट। ओके, तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या बोलता है आपको कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो निकाल ली है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। अब आप ये बताइए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई है, उसमें ई के का या केथ पार्ट का कितना योगदान था? नहीं, यही बात समझ में? आपको ये बताना है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपकी मतलब आपने इवेंट ई जब ले आए, तो आप ये बताओ कि उस इवेंट ई में कि जो केथ पाथ का कितना कंट्रीब्यूशन था। ये क्या बात समझ में आई? ये बेस थ्योरम है आपका। बोलो, क्या बोला मैंने? कुछ पल्ले पड़ा? मतलब इवेंट ई आपका हो गया सर है। आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज ठीक से नहीं आ रही है यार, क्या कर सकते हैं फिर इसका इलाज? ओके, ठीक है। अब
यार अभी तक तो ठीक थी आवाज। आवाज जैसी सही हो बताना मुझे। ओके, नेट तो ठीक चल रहा है यार, फिर क्या समस्या आ रही है? अब ठीक है भाई? हाँ सर। ओके, ठीक। तो अब ठीक आ रही है क्या भाई? अब थोड़ी ऐसा लग रहा है कि ठीक आ रही होगी। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर आप इवेंट ई आ गया है, तो उसमें पाथ, जो केथ पाथ था, उसका कितना कंट्रीब्यूशन था, ये आप बोलता है बेस थ्योरम। ठीक है, कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई हो उसमें केथ की कितनी प्रोबेबिलिटी थी, तब वो पूछा गया है। तो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई के डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आपका क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। और ई इंटरसेक्शन ई के मतलब इस टोटल प्रोबेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ के, ऑफ केथ पाथ भी लिख सकते हो आप। बात समझ में आ गई? तो बेस थ्योरम लगाते समय अब ध्यान से सुनिएगा कि बेस थ्योरम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, समेशन ऑफ ई इंटरसेक्शन ई के। तो जो ऊपर आपको न्यूमरेटर में जो लिखना है वो यहीं से लिखना है। पहली बात तो ये समझो कि न्यूमरेटर में जो लिखना है वो डिनोमिनेटर से ही लिखना है। मतलब आप क्या करो कि पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दी अलग अलग पाथ की, मान लो 4 पाथ है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई जैसे इवेंट ई हो गया, अब ये बताओ कि आपने पाथ 2 रास्ता नंबर दूसरा यूज किया है, तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी इसको ऊपर लिख देंगे। अब आपसे पूछ ले कि रास्ता 2 और रास्ता 4 यूज किया है, तो ये वाली जो कहानी है इसको ऊपर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे, ये जैसे क्वेश्चन था आपसे, इसी प्रॉब्लम में मैं पूछूं आपसे, ठीक है, क्योंकि यहां से और अच्छे से समझ में आएगा। आपसे यदि मैं पूछूं कि भाई आप बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी से आपने रेड बॉल निकाली, मैं आपसे पूछूं भाई कि जो रेड बॉल आई है वो बॉक्स बी से आपने निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ में आया क्या बोला मैंने आपसे? कि जो रेड बॉल आई है वो आपकी बॉक्स बी से आई, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले तो रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी हमने लिखी हुई है 25/60। अब इसके बाद रेड बॉल आने के बाद वो क्या पूछ रहा है, कौन से बॉक्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बॉक्स बी की। तो ये वाली कहानी आपको सिर्फ ऊपर रखनी है, बाकी काम आपका हो गया। तो ये हो जाएगा 12/25 इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आई बात, नहीं आई? जल्दी से बताओ। आ गई सर। ओके, अंश, अंश यस सर। समझ समझ आ रहा है भाई? यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं मैं, अंश, इसी प्रॉब्लम यस में सर। इसी प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाए
कि रेड बॉल तो आई है, और ये बताओ कि वो जो है बॉक्स ए और बी, मतलब बॉक्स ए से रेड बॉल आई है या बॉक्स बी से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 इंटू 3/10 को और ऐड कर देंगे। बिल्कुल। तो इसमें ए का कंट्रीब्यूशन ये था, बी का कंट्रीब्यूशन ये था, सी का कंट्रीब्यूशन ये था। तो आपसे पूछा है कि ए या बी से आए, तो ए वाली जो कहानी है और बी वाली जो कहानी है वो ऊपर लिख देंगे, और नीचे तो टोटल ही रहेगा, मतलब तीनों केस, तो तीनों केस को हमने ऐड करके क्या लिखा था ये। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना मतलब एक और क्वेश्चन हमने किया था, उसमें भी यदि हम देखें, जैसे ये वाला था, इस क्वेश्चन में आपसे मैं पूछूं कि वो ऑफिस लेट पहुंच रहा है, ठीक है, ऑफिस लेट पहुंच रहा है, और आर्य आपका जो है ऑफिस लेट पहुंच रहा है ना, और ये बताओ कि वो ऑफिस तो लेट पहुंच रहा है और उसने ऑटो यूज किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब ऑफिस लेट पहुंच गया, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने जो यूज किया है वो ऑटो यूज किया है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो लेट पहुंचे वो तो लेट पहुंचा दिया उसको। लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास लिखी हुई है, क्या है? 0.3 इंटू 0.2, दैट इज, चलो लिख लेते हैं एक बार, 0.3 0.2 4/45। 0.5 इंटू 0.7 0.2 इंटू 0.2। तो ये किसका था कंट्रीब्यूशन? ट्रेन का, देन बस का, और फिर ऑटो का। तो ये तो लेट पहुंच गया। अब आपसे पूछा गया है कि ऑटो यूज किया, तो ये ऑटो वाला पोर्शन ऊपर, तो ये आपका कितना आ गया? 4/45। सही है क्या? हाँ सर। तो ये आंसर हो गया आपका। सबको समझ में आ गया, यही आपका बेस थ्योरम भी है। ठीक है, अब एक फ्रेश क्वेश्चन करेंगे। 39 के बाद आता है 40, और क्वेश्चन नंबर 40 आपका रहेगा कुछ ये, लिखेंगे, लेट अ स्टूडेंट, लिखें, लेट अ स्टूडेंट attempts a MCQ, ठीक है, with वन और, MCQ मतलब with वन और मोर देन वन करेक्ट, ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में, with वन और मोर करेक्ट। लेट अ स्टूडेंट अटेम्प्ट, MCQ का मतलब ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब क्या होता है, चार चॉइसेस है, तो उसमें से एक भी करेक्ट हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, ठीक है ना। ही either know the answer, either he either knows the answer सर or MCQ की बात क्या है? he, और चलो स्टूडेंट है तो शी भी कर लेना, दोनों हो सकता है। एक काम कर लेना, नाम ले लेते हैं, किसका सर नाम वो ले? विद ब्रैकेट में क्या है? अंश बोल देते हैं। अच्छा इसके बाद, ठीक है, अंश की बात कर रहे हो है ना। ब्रैकेट में है विथ वन, और MCQ मतलब विथ वन और मोर करेक्ट। विथ वन करेक्ट और मोर देन वन करेक्ट, ठीक है। नाउ आगे है, अंश आइदर नोज द आंसर और कॉपीज इट और मेक अ guess।
with respective probabilities, with respective probabilities as 0.3, 0.5 and 0.2. एक बार पूरा रिपीट करूंगा. Let Ans attempts a MCQ with one or more than one character. Ans either knows the answer or copies it or make a guess with respective probability as 0.3, 0.5 and 0.2. Also, the probability that his answer is correct. His answer is correct if he copies is half. Also, the probability that his answer is correct if he copies is half. Now, it was found that his answer is correct. His answer is correct. Then find the probability. Find the probability that answer knew the answer. Knew the answer. किसी का आंसर आए तो बताओ.
भाई क्वेश्चन यही है, खुद से अटेम्प्ट, इसमें मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, ये आपको खुद से ही करना है। आंसर 0.5 गलत है। और जिस किसी किसी का आंसर सही आंसर आएगा फिर तभी आगे बढ़ेंगे। नहीं, 1/8 भी गलत है, हाफ भी गलत है, 0.33 ये भी गलत है। Point 3 upon 278. 0.3 अपॉन में 278 नहीं, तुम क्वेश्चन ही नहीं समझे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई। 0.3 अपॉन में 0.5625 0.5625 अच्छा, नहीं गलत है। ओके तो सुनो फिर नालायक को, देखो। Sir, हाँ 0.3 upon 0.56. 0.56 अच्छा, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं आएगा। नहीं 156 ज्यादा नहीं होगा। देखो तो फिर अब पी बाई क्यू फॉर्म में बताओ आंसर। पी बाई क्यू फॉर्म, पी और क्यू नेचुरल नंबर, इस फॉर्म में बताओ कि मेरे पास आंसर इस फॉर्म में। पर वैसे अभी तक जो भी आया सब गलत है। 2.13 divided by हैं? 2. कितना? 13 upon 200. नहीं 21/62 21/62 भाई, इसमें देखो कुछ ये आ सकता है आपका, कुछ इसमें भी दिक्कत है कंसेप्ट में तो। चलो अंश, ये तो तुम्हारा ही क्वेश्चन है भाई, ये तुम तो बता दो। क्यों अंश ट्राई कर रहा हूँ सर। ट्राई कर रहे हो? कब तक होगा? आज हो जाएगा 12 बजे तक? चलो देखो, 6/11 भी गलत है, ठीक है। ओके अंश जो भाई या तो आंसर जानता है या कॉपी करेगा या फिर गैस करेगा, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और
तो वो यदि जानता है तो वो आंसर जाने, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या गिवन है, 0.3। आंसर वो कॉपी करे, अच्छा कॉपी भी किया है तो भाई जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने जो लिखा है और जिसका तुमने कॉपी किया है वो सही सही हो, तो उसके भी चांसेस 0.5 है। इसलिए तो बोलते हैं कि अकल नकल में भी अकल की जरूरत होती है। वही उसका सही है गलत है हमें क्या पता। तीसरा है वो गैस कर रहा है, यदि गैस कर रहा है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2। अब इनका सम देखो 1 है, मतलब वो तीन ही तरीके हैं आंसर करने के, या तो वो जानता है, या तो कॉपी करेगा, या फिर गैस करेगा। मतलब ऐसा नहीं आंसर क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ उसके बाद also the probability that his answer is correct if he copies is half. Now it was found that his answer is correct, then find the probability that he knows the answer. अब आपका क्या आना चाहिए, हमने बॉक्स बनाया कि आंसर क्या हो आपका, आंसर इज करेक्ट। तो भाई वो कैसे हो सकता है कि वो जानता है, और यदि जानता है, यदि वो आंसर जानता है तो वो करेक्ट आंसर ही होगा। तो करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 1, क्या ये समझ में आता है, बोलो। जी सर। भाई वो जानता है, आंसर उसको पता है कि सही है, तो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। और कॉपी करता है तो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज हाफ। भाई कॉपी करता है और उसके बाद आंसर सही हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ दे रखी है। यहां समस्या आ रही होगी सभी को। भाई गैस कर रहा है वो, सर 1 वाला बता दीजिए सर। वन वाला भाई जैसे आपका कोई ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 45/62 है, ये आप जानते हो, तो सही आंसर लिखोगे ना, किस प्रोबेबिलिटी के साथ लिखोगे, 1 के साथ। नहीं समझे, हाँ सर अब समझ। ठीक है। अब वो गैस करता है, तो ये बात सुनो, एमसीक्यू में कितने ऑप्शन है आपके पास, कितने ऑप्शन होते हैं, अरे बोलो, 4। 4. 4। अब करेक्ट आंसर गैस कर रहा है, तो टोटल कितने तरीके से वो गैस कर सकता है, ए को ले या नहीं ले, 50। बी को ले या नहीं ले, सी को ले या नहीं ले, डी को ले या नहीं ले, तो 2 पावर 4। पर इसमें एक केस आपको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, कौन सा केस, जब करेक्ट हमने, आंसर वाला. नहीं नहीं, अरे कुछ कोई भी भी ना सिलेक्ट। हो। हाँ जब कोई भी 4. टिक नहीं किया, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब होता है कम से कम आंसर आपका जो टिक करेंगे वो क्या होगा, कम से कम एक या एक से ज्यादा। तो आपको इतनी बुद्धि तो है हमारे में कि भाई उसने एमसीक्यू बोला है तो कोई ना कोई तो आंसर होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि चारों आंसर नहीं होंगे। आई बात समझ में, तो आपको इतना तो पता है कि ABCD को टिक करने के आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 15। क्या ये बात सबको समझ में आई, टोटल यस 15 सर। तरीके से आप आंसर टिक कर सकते हो, बट आंसर तो एक ही होता है, उसको टिक करने के नंबर ऑफ बेस 15 है, बट आंसर तो एक ही होता है। तो वो सही आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी गैस करने के बाद, 1/50। बिल्कुल, यदि आप गैस कर रहे हो तो उसके बाद आंसर सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/50। तो करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास, क्या आ गई, कि पहले तो वो जानता हो, और जानता हो तो उसके बाद सही आंसर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो बेस थ्योरम लगा रहे हैं हमें ना, तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी और जो हमें जिसका कंट्रीब्यूशन ऊपर चाहिए या जो पोर्शन ऊपर चाहिए उसको ऊपर भेज देंगे। दूसरा था कॉपी करे, तो कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 और फिर आंसर सही है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। फिर तीसरा क्या है कि गैस कर रहा है वो, और गैस करने के बाद आंसर सही है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, कि आंसर आपका करेक्ट हो। अब यदि करेक्ट हो तो वो आंसर जानता हो, ये पूछा है, आंसर जानता हो तो इसका ये वाला पोर्शन आपका ऊपर आ गया, सो दिस इज योर आंसर। बोलो भाई, हो गया सबका।
समझ में आ गया सभी को? यदि आ गया है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3, 0.25, 0.2/15। अच्छा, यार ये आंसर ये नहीं आ रहा है इधर से, और कुछ आ रहा है। तो ये गलत आंसर है, मेरे पास भी गलत लिखा हुआ है। ये आंसर ये नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट ये हो गया 0.55 और इधर हो गया 0.2/15। ऊपर 0.3 चल रहा था, तो 15×3 = 45 तो ऊपर हो जाएगा 4.5। इधर 55 × 15 और 7 × 82, ये कुछ ऐसा आ रहा है। 0.45 अपॉन में हो जाएगा 84.5, ये कुछ आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन आंसर ये नहीं आ रहा है जिसका, और किसी का कुछ आ रहा होगा ना इधर से। मतलब ये एक्सप्रेशन सबका जिनका आया हुआ सही है, आंसर जो मैं बताया 45/62 ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है भाई, किसी को डाउट हो तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया, और आपका टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद क्या हो गया, बेस थ्योरम हो गया, है ना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज समथिंग इज कॉल्ड रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसको सबसे बढ़िया हम क्वेश्चन से समझेंगे सीधा, कोई थ्योरी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 related to revised probability लिखें। Let a bag contains 5 normal coins. Let a bag contain 5 normal coins and 7 biased coins. Let a bag contains 5 normal coins, 7 biased coins with probability of getting head, with probability of getting head as 2/3. Now a coin is selected at random. सर वो प्रोबेबिलिटी किसकी है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। लेट अ बैग कंटेन 5 नॉर्मल कॉइन्स and 7 biased coins with the probability of getting head, with the probability of getting head as 2/3, as 2/3. Now a coin is selected. Now a coin is selected at random. Now a coin is selected at random and tossed. Coin is selected at random and tossed and tossed, and it shows head, and it shows head.
and it shows head. Now, what is the probability that? Now, what is the probability that? Now, what is the probability that if it is tossed again, then it will show head? Now, what is the probability that if it is tossed again, then it will show head? एक बार पूरा क्वेश्चन में रिपीट करूंगा. Let our bag contains 5 normal coin and 7 biased coins with probability of getting head as 2 by 3. Now a coin is selected at random and tossed and it shows head. Now what is the probability that if it is tossed again, then it will show head? कुछ इसमें स्पेशल अलग से कुछ नहीं है ना. थोड़ी उसकी भावनाएं समझो, क्या बोलना चाह रहा है. एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो. तो ये जो क्वेश्चन 41 है, ये आप करके आना. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि आपको इसमें टाइम चाहिए होगा. पर कोशिश करना कि खुद कर पाओ. सर वो जो प्रोबेबिलिटी दी है 2/3, वो नॉर्मल कॉइन्स की कि बायस्ड कॉइन्स की? वो तो मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए. आप जो बोल रहे हो उसी में उसका आंसर छुपा हुआ है. Seven by 18 plus 5 by 24.
7 by 18 plus 5 by 24. 24. नहीं, आंसर जो भी आ रहा है नोट डाउन लिख के छोड़ दो। Fifteen by 86 plus 56 by 129. ओके मैं बताता हूँ आंसर आपको इसका। Forty-three upon 72. 43 अपॉन में 72 नहीं, 82 by 3 45 और ये हो गया 4 तो 6 ऊपर कितना हो गया, 9 45 5 और 2 7 9 4 13। ये आंसर आएगा 137 by 258। चलो 42 लिखो। लिखेंगे a man is known to speak the truth, a man man is known to speak the truth 3 out of 4 times, 3 out of 4 times. A man is known to speak the truth 3 out of 4 times, comma, he throws a die, uh, uh, he throws a die and reports that and reports that it is a 6 and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually 6. Reports that it is a 6. Find the probability that it is actually 6. Question tha, a man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is 6. It is a
6. Find the probability it is actually a 6. Okay. अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी लिख लेना कि जो कोई भी नंबर आए वो रिपोर्ट सिर्फ 6 करेगा, ये बोला गया है ना। ये ओनली रिपोर्ट 6, ऐसा लिख लेना वहां पर। And a man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throws a die and he only reports एक minute, and reports that it is a 6 and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually 6. और इसमें आगे लिख लेना the man he only reports 6, मतलब कोई भी आउटकम आएगा तो सिर्फ 6 ही बोलेगा वो। सही आए तब भी, गलत आए तब भी। चलो बाकी क्वेश्चन हम और कल कर लेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा और पोर्शन बचा है, एक क्लास में हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी आपका आ गया है एंड में, और जो शीट है आपके पास वो है ना, क्यों भाई, मिली है कि नहीं आपको सॉफ्ट कॉपी में? हाँ सर, हार्ड कॉपी भी है। ओके हार्ड कॉपी ठीक है, ठीक है, तो उसको लगाना चालू करो। और मेरे पास नहीं है यार, सॉफ्ट कॉपी में हो तो मुझे भेजना, जो तुम्हारे पास शीट है वो। बाकी रेजोनेंस की है पर वो पुरानी वाली है, एक बार मुझे भेज देना है। ठीक है, तो कल जो है हम, ठीक है, होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा तुम्हें, पर उसमें करते रहना, आप काम करते रहना। आपका लगभग थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है एक लेक्चर का, बाकी हो गया है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है रिवाइज प्रोबेबिलिटी वाला है, ये करना। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका बच गया है, बाकी तो हो गया है सारा काम। ओके, बाय एवरीवन।